मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और यह वीडियो सीटेट एवं जीके जीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं। 1857 का विद्रोह और उसके बाद का पार्ट 2 है कंपनी का पलटवार। तो इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 की बात है। दिल्ली में दोबारा अंग्रेजों के कब्जा हो गया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि बहादुर शाह जफर की पत्नी का क्या नाम था? तो बेगम जीनत महल। इन्हें किस जेल में भेजा गया? तो रंगून, बर्मा, म्यांमार जिसे कहते हैं, वहाँ रंगून जेल में भेजा गया था। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की अंतिम सांस ली गई, यानी कि मृत्यु हुई। कब? 1862 में, 4 साल बाद। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गईं। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों, ये देखिए, ये अंग्रेजी टुकड़ी दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट, ये जो है विद्रोह के टाइम का है, के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उसकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बने रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा मिली और फांसी पर लटका दिया गया। अब विद्रोह के बाद के साल का क्या हुआ? विद्रोह 1857 का हुआ। उसके बाद क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो हम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो 1858 में एक कानून बना
और जो कंपनी का यहाँ शासन होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके अब यहाँ का शासन ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो इंडिया काउंसिल की भी स्थापना इस समय हुई। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। अब जो भारत का गवर्नर जनरल होता था अब यहाँ से वायसराय कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? वायसराय। इसी प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। अब वह कंपनी के लिए नहीं, अब राजा रानी के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अब ब्रिटिश शासन के हाथ में चली गई। अब दूसरा परिणाम क्या हुआ? तो दूसरा परिणाम होता है देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी हिदायत, अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। फिर तीसरा परिणाम क्या हुआ? सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। इससे अभी हुआ कि भारतीय जो सेना थी उसमें भारत के जो लोग थे उनकी संख्या कम कर दी गई। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा परिणाम हुआ मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा कर दिया था। पांचवा परिणाम हुआ अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करना तथा जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई जाए। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का यह एक नया चरण शुरू हो जाता है। यहाँ से ये देखिए, ये मैप है सियालकोट, लाहौर, जालंधर, ये उस समय का मेरठ, बरेली, ये जहाँ विद्रोह हुआ था, मेरठ में, दिल्ली में, बरेली में, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, ये है मैप। अब जो है खुर्दा ग्राम का एक कस्टडी केस है 1857 की घटना से बहुत पहले। एक घटना 1857 के खुर्दा में घटी थी, तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। यह एक केस का हवाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमारा 1857 के विद्रोह का बाद और स्थितियाँ, राजनीति की स्थिति सभी कंप्लीट हो जाता है आज चैप्टर। कल जो है अगले चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो एक बेहतरीन और मजबूत तैयारी के लिए चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।